शराब गर्म करने और कुलीन युवाओं के एक समूह के साथ वीरता पर चर्चा करने के सत्र में अचानक बदलाव आया था। बस जब छोटू ने सोचा था कि वो डिस्टिलर का खमीर प्राप्त करने जा रहा है, अपने पावर इंडेक्स को बढ़ावा देगा और अपने मानसिक पैमाने को 50 से अधिक तक धकेल देगा, तो ये उसके पूर्ण आश्चर्य के लिए था कि एक घाघ विशेषज्ञ दिखाई दिया। हाउस ऑफ गॉड बास्टर्ड से बास्टर्ड सीक्लिफ पहुंचे, डिस्टिलर का खमीर लिया और प्रिंस नोबल डेथ के कटे हुए सिर को उपस्थित सभी लोगों की चौंकाने वाली आंखों के सामने फर्श पर फेंक दिया। ये देखते हुए एक भी व्यक्ति मौजूद नहीं था जो उसके साथ लड़ाई करने की हिम्मत करता। सच्चाई ये थी कि उसके जैसे मजबूत व्यक्ति को लीग लॉर्ड की स्थिति के लिए लड़ने के लिए किसी भी डिस्टिलर के खमीर की आवश्यकता नहीं होगी। कौन संभव था एक विशेषज्ञ के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है जो प्रिंस नोबल डेथ जैसे किसी का वध करने में सक्षम था। यहाँ तक कि एक साधारण मध्य भयानक विशेषज्ञ को भी बास्टर्ड सीक्लिफ से लड़ने के लिए भारी मात्रा में प्रयास करना होगा, और ये नहीं कहा जा रहा था कि इसका परिणाम जीत में होगा। बास्टर्ड सीक्लिफ इस तरह के मुठभेड़ से बहुत अच्छी तरह से बच सकता है। आखिरकार प्रिंस नोबल डेथ ने वही काम किया था, यही वजह थी कि वो इतना कठिन लक्ष्य था। यदि वो निष्पादकों के मुख्यालय में पीछे हटने में सक्षम होता तो वो अछूत होता। जूनियर साम्राज्ञी ने बास्टर्ड सीक्लिफ के साथ बातचीत करना शुरू किया। अन्य सभी विशेषज्ञों के लिए वे जल्द ही ऊब गए और अपनी छुट्टी लेने लगे। जाहिर है उनमें से किसी के लिए भी अब लीग लॉर्ड बनने की कोई उम्मीद नहीं थी। आखिरकार स्टार स्वॉर्ड लाइफ ने छोटू पर एक कठोर नज़र डाली और अपनी विदाई कहने के लिए तैयार हो गया। हालांकि वो तब था जब उत्तराधिकारियों का एक समूह छोटू से संपर्क किया और कहा, जूनियर सेक्ट लॉर्ड, ये देखते हुए कि आपने फूल जब्त करने वाले लुटेरे को मार डाला है, क्या कोई मौका है कि आप हमें उसकी ईश्वर शक्ति का बीज दे सकते हैं? हम इसके लिए अच्छी कीमत चुकाएंगे। मुझे क्षमा करें दोस्तों, छोटू ने कहा। आप देखते हैं मेरे संप्रदाय में पहले से ही एक उत्तराधिकारी शिष्य है, इसलिए मुझे स्पष्ट रूप से उसे वो बीज देने की आवश्यकता है। वो जी क्योंग का जिक्र कर रहा था। हालांकि ये देखते हुए कि वो कितनी चालाक और जानलेवा थी, ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वो वास्तव में उसे बीज देने जा रहा था। अभी उसके पास 3 बीजों का संग्रह था। उनमें से एक महात्मा जेड में था और उनमें से एक शी युवान से था, और असंख्य वर्ल्ड्स मोनार्क चार्ट में अपने अमर हत्या क्लोन द्वारा निरंतर पहरे में था। तीसरा जाहिर है फूलों जब्त करने वाले लुटेरे से था। अगर उसने वे बीज जी क्योंग को दिए तो उसे भी नहीं पता था कि वो कितनी मजबूत हो जाएगी। आखिरकार फ्लावर सीजिंग मराउडर ने खुद 2 अन्य उत्तराधिकारियों को मार डाला था, जिसका मतलब ये था कि उसका गॉड पावर बीज एक सामान्य की तुलना में बहुत मजबूत था। जी क्योंग के लिए उसने शी हुआ को मार डाला था। इसका मतलब ये था कि अगर छोटू ने उसे अपने सभी ईश्वर शक्ति बीज दिए तो ये उसके कुल 6 अन्य उत्तराधिकारियों को मारने के बराबर होगा। खुद को जोड़ना वो 7 होगा। ये खेती के आधार का एक स्तर था जिससे छोटू निश्चित रूप से निपटने में सक्षम नहीं होगा। उत्तराधिकारी स्पष्ट रूप से निराश थे। दुर्भाग्य से उनके पास छोटू को बीज सौंपने के लिए मजबूर करने का कोई तरीका नहीं था। हालांकि छोटू बास्टर्ड सीक्लिफ के स्तर पर नहीं था, फिर भी वो उनसे काफी बेहतर था। यहाँ तक कि जैसे छोटू ने इनहेरिटर्स को मना किया और जाने के लिए मुड़ा, बास्टर्ड सीक्लिफ ने अचानक कहा, एक पल रुको। आश्चर्यचकित होकर छोटू ने मुड़कर कहा, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? सरल है, मुझे वो उत्तराधिकारी ईश्वर शक्ति बीज दे दो जो आपके पास है। ये आप जैसे किसी के हाथों में कोई अच्छा नहीं करने वाला है। गॉड के घर में हमारे पास कुछ उत्तराधिकारी हैं और जल्द ही हमारा संप्रदाय वास्तव में उनसे भर जाएगा। उनके शब्दों ने पीछे रह गए सभी लोगों के दिलों में आश्चर्य पैदा किया। एक संप्रदाय द्वारा बड़ी संख्या में उत्तराधिकारियों को इकट्ठा करने का विचार मात्र ही चौंकाने वाला था। एक बात के लिए उत्तराधिकारी वास्तव में गठबंधन नहीं बना सकते। हर कोई जानता था कि अंत में वे लड़ेंगे और एक दूसरे को मार डालेंगे। केवल एक ही शीर्ष पर रहेगा। वो व्यक्ति जो भी था, कोई भी तरीका नहीं था कि कोई संप्रदाय उसे वास्तव में नियंत्रित कर सकता। इसने उपस्थित कई लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया कि क्या हाउस ऑफ गॉड बास्टर्ड से हर कोई पागल था। उत्तराधिकारियों के समूह को इकट्ठा करने की कोशिश कौन करेगा? कई लोगों ने वास्तव में ये मान लिया था कि बास्टर्ड सीक्लिफ सिर्फ डींगे हाँक रहा था या अतिशयोक्ति कर रहा था। बदले में तुम मुझे क्या दोगे? छोटू ने पूछा। जब तक कि वो डिस्टिलर का खमीर नहीं है, मैं सिर्फ एक ईश्वर शक्ति बीज सौंपने के लिए बहुत अनिच्छुक हूँ। वो वास्तव में इस बास्टर्ड सीक्लिफ को लेकर काफी घबराया हुआ था। वो स्पष्ट रूप से इस तरह का व्यक्ति नहीं था जो सिर्फ सपाट मना कर दे। यदि आपने ऐसा किया तो आप संभवतः बहुत आहत होंगे या मृत भी हो सकते हैं। तुम बदले में कुछ चाहते हो? बास्टर्ड सीक्लिफ हंसा। मेरे पास पहले से ही इस डिस्टिलर का खमीर की योजना है। मैं इसका उपयोग मध्य भयानक स्तर तक पहुंचने के लिए करने जा रहा हूं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इसे तुम्हें देने जा रहा हूं? इसके अलावा मैं कभी भी लोगों को उन चीज़ों के लिए मुआवजा नहीं देता जो मैं लेता हूं।
क्या तुमने अभी नहीं सुना कि यहाँ की जूनियर साम्राज्ञी लीग लॉर्ड के पद के लिए मेरी बोली का समर्थन करने जा रही है? कुछ दिनों में सभा आधिकारिक रूप से शुरू हो जाएगी और मैं मौके पर पहुंच जाऊंगा। तब आपकी विल मैनिफेस्टेशन हेवन संप्रदाय या जो कुछ भी कहा जाता है सिर्फ गठबंधन की एक सहायक शाखा होगी, और मैं सबसे मांग करूंगा कि वे तुरंत अपने ईश्वर शक्ति बीज दे दें। क्या? छोटू ने कहा। उसकी अभिव्यक्ति क्रोध की थी। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपनी ईश्वर शक्ति का बीज दूं? क्या मैंने ये सही सुना? हाँ, यही सही है। तुम एक अधिकारी बन सकते हो जो किसी निचले पद से सम्राट तक पहुंचता है। एक बार जब मैं लीग लॉर्ड होऊंगा तो मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करना सुनिश्चित करूंगा। यदि तुम मुझे बीज देने के लिए बाद में इंतजार करते हो तो बहुत देर हो जाएगी। इसके बारे में सोचो। जब तुम लीग लॉर्ड होगे तब मैं इसके बारे में चिंता करूंगा। छोटू जो कुछ भी करना चाहता था उसमें से आखिरी चीज ये थी कि वो बास्टर्ड सीक्लिफ के साथ बहस में पड़े। मुड़ते हुए उन्होंने कहा, जूनियर साम्राज्ञी, आज आपके आतिथ्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब विदा चाहता हूं। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है ना? ठंडी हंसी हंसते हुए बास्टर्ड सीक्लिफ ने अपनी आस्तीन को झटका, जिससे एक एम्पीरियन हवा निकली जो पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को बहा सकती थी। कम से कम समय में छोटू का रास्ता सभी दिशाओं में अवरुद्ध हो गया। उस आस्तीन द्वारा फैलाई गई शक्ति का स्तर निश्चित रूप से छोटू के गॉड लीजन बैटल रोब से आगे निकल गया। छोटू को भागने के कई रास्तों की गणना करने में केवल एक क्षण लगा, लेकिन अंत में उसने नहीं सोचा कि इससे कोई फायदा होगा। उसका प्रतिद्वंद्वी बहुत मजबूत था। वास्तव में उसे ऐसा महसूस हुआ जैसा उसने चरवाहे के खिलाफ सामना किया था। अचानक एक गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी और छोटू की वास्तविक ऊर्जा एक बुलबुले में बदल गई जो उसे घेर लिया और एम्पीरियन हवा के रास्ते को अवरुद्ध कर दिया। सुप्रशिक्षित, आकस्मिक, बुलबुला फूट गया और हवा उसमें टकरा गई। उसकी चेतना के समुद्र को ऐसा लगा जैसे उसे किसी स्लेज हैमर से मारा जा रहा हो। अदूषित शरीर होने के बावजूद उसने महसूस किया कि वो खुद को घायल कर रहा है। उसकी मेरिडियन अराजकता में फेंक दी गई हैं और उसके भीतर सभी प्रकार की मिश्रित ऊर्जा प्रवाह फूट रही हैं। छींटा, उसने आंतरिक अंगों के टुकड़ों से भरे रक्त का एक गुच्छा खांसा। इसी समय उसके सिर के ऊपर से भाप उठी और उसे ऐसा लगा जैसे उसे लाखों तेज चाकू द्वारा काटा जा रहा हो। प्रहार के बल ने उसे पीछे की ओर उड़ते हुए तब तक भेजा जब तक कि वो दीवार से नहीं टकरा गया, फिर फर्श पर सिरक गया और बिस्तर पर टूट गया। हाँ, बास्टर्ड सीक्लिफ स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित लग रहा था। उसने मान लिया था कि उसका हमला छोटू को वास्तव में टुकड़े टुकड़े कर देगा, लेकिन अंत में इसने केवल उसे घायल किया। ये मानते हुए कि दूसरा हमला उसके नीचे होगा, तो बास्टर्ड सीक्लिफ ने बस इतना कहा, भाड़ में जाओ। तथ्य यह है कि तुम मेरे एक वार के लिए बिना मरे खड़े रहे, ये दर्शाता है कि तुम एक वास्तविक प्रतिभा हो। इसलिए मैं तुम पर दोबारा हमला करने के लिए नहीं गिरूंगा। कुछ क्षण पहले स्टार स्वॉर्ड लाइफ किनारे पर ही खड़ा था जब छोटू को चोट लगी, और उसे बचाने के लिए आगे बढ़ने के बजाय वो वास्तव में इस बात पर विचार कर रहा था कि उसे कपटपूर्वक पकड़ने के लिए इस पल का फायदा उठाना है या नहीं। इससे पहले कि कुछ और हो पाता, जूनियर साम्राज्ञी ने कहा, यंग सर बास्टर्ड सीक्लिफ, मैंने व्यक्तिगत रूप से जूनियर सेक्ट लॉर्ड छोटू को यहाँ अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। क्या तुम कम से कम मुझे थोड़ा सा चेहरा नहीं दे सकते? बास्टर्ड सीक्लिफ निंदनीय रूप से हंसा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आखिरकार ये बच्चा वैसे भी कुछ प्रभावशाली करने में सक्षम नहीं है। यकीनन मैं जूनियर साम्राज्ञी को कुछ चेहरा दूंगा, लेकिन याद रखें, जब मैं लीग लॉर्ड हूं तो विल मैनिफेस्टेशन हेवन संप्रदाय या तो मुझे वो ईश्वर शक्ति बीज देगा या गंभीर परिणाम का सामना करेगा। छोटू ने जवाब में कुछ नहीं कहा। उसने बस खुद को ठीक करने के लिए अपनी ऊर्जा प्रसारित की। परिचारक, जूनियर संप्रदाय के स्वामी को गोली भंडार तक ले जाओ और उसे जो भी औषधीय गोलियां चाहिए वो दे दो। मैं अपने मेहमानों को घायल होकर यहां से जाने नहीं दूंगा। इसके साथ ही उसने पास की 2 दासियों को एक अर्थपूर्ण नजर दी। जी मैडम। 2 दासियों ने छोटू को अपने पैरों पर खड़ा करने में मदद की और बाहर निकलते समय उसका समर्थन किया। ये सब देखते हुए स्टार स्वॉर्ड लाइफ ने अपनी तलवार की ऊर्जा पर लगाम लगा ली। उसे पता था कि अगर उसने छोटू पर कोई कदम उठाया तो जूनियर साम्राज्ञी अंतर्ध्यान करेगी। अंत में वो जल्दी से चला गया। उसकी अभिव्यक्ति अपठनीय थी। उन सभी के जाने के बाद जूनियर साम्राज्ञी ने कहा, बास्टर्ड सीक्लिफ, क्या आप मेरे अध्ययन में चैट करने के लिए मेरे साथ शामिल होना चाहेंगे? मैं इस तरह के प्रस्ताव को कैसे ठुकरा सकता हूं? उसने दिल खोलकर हंसते हुए जवाब दिया। 2 दासियां छोटू को गोली भंडार तक ले गईं। यंग सर, उनमें से एक ने कहा, एक भी नुकसान के कारण खुद को निराश न होने दें। जूनियर साम्राज्ञी ने हमें यहाँ लाने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि वो बास्टर्ड सीक्लिफ के साथ अपनी चर्चा समाप्त करने की योजना बना रही है, फिर आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलने आने की योजना बना रही है। वो वास्तव में आपको बहुत महत्व देती है। ओह, छोटू ने सिर हिलाते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं निराश नहीं हूं। वो आदमी मजबूत है।
उसने प्रिंस नोबल डेथ को मार डाला, इसलिए ये पूर्व निश्चित है कि मैं एक लड़ाई में उससे हार जाऊंगा। अच्छा, अभी यहीं आराम करो यंग सर। तुम्हें जो भी औषधीय गोलियां चाहिए ले लो। जूनियर साम्राज्ञी जल्द ही ये सुनिश्चित करने आएगी कि तुम पूरी तरह से ठीक हो गए हो। इतना कहकर दोनों दासियां छोटू को चुपचाप पीछे छोड़कर चली गईं। जैसे ही वो शाब्दिक रूप से भाप से लेटा हुआ था, उसने शांति से अपनी स्थिति पर विचार किया। उसने सच कहा था, वो वास्तव में बिल्कुल भी निराश नहीं था। उन्होंने वर्षों में कई लड़ाइयों में भाग लिया था और लंबे समय से ट्रैंक्विलिटी स्थिति प्राप्त करने की क्षमता विकसित कर ली थी। थोड़ी देर बाद उसे परिगलित रक्त का एक द्रव्यमान नहीं, बल्कि ऊर्जा की एक गेंद खांसी हुई, जो लगभग एक अंधेरे अजीब तरह से लहरदार बादल की तरह लग रही थी। ये तुरंत कमरे को भरने के लिए फैलने लगा, लेकिन उसने जल्दी से इसे रोकने के लिए एक बुलबुला बुलाया। ये ऊर्जा की एक धारा थी जिसे बास्टर्ड सीक्लिफ ने और अधिक नुकसान पहुंचाने के लिए उसमें प्रत्यारोपित किया था, और अगर उसने इसे बाहर नहीं निकाला होता तो ये एक छोटे से चाकू की तरह उसकी असली ऊर्जा को काट देता। आखिरकार इसने उसके मांस और रक्त को नुकसान पहुंचाया होगा। ये अनिवार्य रूप से बास्टर्ड सीक्लिफ का प्रयास था कि वो बिना लड़े भी उसे मार डाले। उस आदमी को नहीं पता था कि छोटू वास्तव में इसे निष्कासित करने में सक्षम होगा। ये आदमी बहुत मजबूत है, निश्चित रूप से सीधे लड़ने की मेरी क्षमता से बहुत दूर है। मुझे अपना शांत रखना होगा और उससे निपटने के बारे में स्मार्ट होना होगा। आखिरकार उसके पास शायद और भी अधिक शक्तिशाली लोग हैं जो उसका समर्थन कर रहे हैं, और अगर वो टूट जाता है और चरवाहे की तरह शक्तिशाली हो जाता है तो उससे निपटना और भी असंभव हो जाएगा। वर्षों से अनुभव किए गए सभी तड़के के बाद छोटू जानता था कि शक्तिशाली विरोधियों से निपटने के दौरान अपना संयम कैसे रखना है। जब वो वर्षों पहले क्राउन प्रिंस के साथ काम कर रहे थे तो उन्होंने और भी अधिक खेती के आधार विसंगति का अनुभव किया था। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से ऐसी खतरनाक स्थितियों से निपटने से उन्होंने अपार आत्मविश्वास का निर्माण किया था, और जानते थे कि कड़वी हार भी उनकी नवजात दिव्यता और इच्छा शक्ति को बहुमूल्य मदद प्रदान कर सकती है। उदाहरण के लिए उन्होंने अभी अभी अपनी परफेक्ट गॉड आर्ट को आगे बढ़ाया था। समय बीतता गया जैसे उसने उस सच्ची ऊर्जा का अध्ययन किया जो उसने अभी अभी अपने भीतर से निष्कासित की थी। थोड़ी देर बाद वो दूसरे को अस्तित्व से मिटाने के लिए अपनी सच्ची ऊर्जा की अपनी धारा को चकमा दिया और बाहर निकाला। उन्होंने पहले से ही तकनीक से निपटने का एक तरीका पहचान लिया था। हालांकि ये जरूरी नहीं कि उसे बास्टर्ड सीक्लिफ से लड़ने की स्थिति में रखा जाए, लेकिन ये कम से कम उसे इतनी बुरी तरह से घायल होने से बचने के लिए एक उपकरण देगा। अब जब वो ठीक हो गया था तो उसने गोली भंडार के चारों ओर और अधिक अच्छी तरह से देखा। ये बहुत बड़ा था और सभी प्रकार की औषधीय गोलियों से भरा हुआ था। वो जो बता सकता था वो वास्तव में किसी प्रकार का खजाना था। उसने किसी भी गोली को नहीं छुआ। ये जूनियर महाराज्ञी की गोली का भंडार था, और चीजों को लेने के लिए उसके लिए ये अशिष्ट होगा, भले ही उसने उसे ऐसा करने के लिए एक प्रस्ताव दिया हो। इसके अलावा हालांकि सभी गोलियां सर्वोच्च श्रेणी की थीं, उनमें से कोई भी उसके लिए बहुत मददगार नहीं होगा। वो लंबे समय से उस स्तर पर पहुंच गया था जिसमें ऐसी औषधीय गोलियां उसके लिए बेकार थीं। वो बास्टर्ड सीक्लिफ निश्चित रूप से मेरे लिए और अधिक समस्याएं पैदा करने जा रहा है। वो स्पष्ट रूप से संकीर्ण सोच वाला और क्षुद्र है, इसलिए मैं गार्ड से दूर रहने का जोखिम नहीं उठा सकता। वो अंततः विल मैनिफेस्टेशन हेवन संप्रदाय के लिए कुछ करने की कोशिश करेगा, और संप्रदाय में कोई भी उससे लड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है। यदि वो संप्रदाय पर सीधे हमला करता है तो अभी मेरा एकमात्र विकल्प सभी को असंख्य वर्ड्स मोनार्क चार्ट में ले जाना होगा। मुझे मजबूत होना है, और अब मेरे पास एकमात्र विकल्प ये है कि या तो मैं अपनी अगली सफलता के साथ आगे बढ़ूं या महात्मा जेड का उपयोग करने का एक तरीका ढूंढूं। छोटू लंबे समय से एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गया था जहां वो कार्यवाही करने से पहले चीजों की अच्छी तरह से योजना बनाना पसंद करता था। जाहिर है बास्टर्ड सीक्लिफ से निपटने का सबसे आसान तरीका अंत में ग्रैंड एम्परर स्तर तक चढ़ना होगा, लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो मध्यम भयानक स्तर पर प्रवेश करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। उसे पहले भयानक स्तर तक पहुंचने की जरूरत थी, और एक बार जब उसने ऐसा कर लिया तो उसने इस बिंदु तक जो भी तैयारी की थी वो ये सुनिश्चित करेगी कि वो अविश्वसनीय रूप से उच्च स्तर की शक्ति तक पहुंच जाएगा। एक सफलता के लिए लक्ष्य रखने के बजाय वो अपने प्रयासों को महात्मा जेड पर केंद्रित कर सकता था। आखिरकार इसने गहन वीरता और उसके ईश्वर शक्ति के बीज का सेवन किया था, जिसे अगर छोटू निकाल सकता तो उसके मानसिक स्केल को एक बड़ा बढ़ावा मिलता। इसके अलावा छोटू को लग रहा था कि अगर वो ईश्वर शक्ति के बीज को आत्मसात करने में कामयाब रहा तो न केवल वो उसे ज्ञान के उच्च स्तर तक पहुंचने में मदद करेगा, बल्कि ये उसे एक उत्तराधिकारी भी बना देगा। हालांकि सभी उत्तराधिकारी बहुत मजबूत थे, छोटू को चुपके से एक संदेह था कि वो कठपुतलियों की तरह ग्रेट नेक्रोपोलिस के नियंत्रण में समाप्त हो जाएंगे। उसे ये भी संदेह था कि ग्रेट नेक्रोपोलिस में किसी प्रकार की दुष्ट इकाई थी जो सभी तारों को खींच रही थी। आखिरकार ग्रेट नेक्रोपोलिस कई ईश्वर शक्ति के बीजों को बाहर क्यों निकाल देगा, फिर सभी उत्तराधिकारियों को एक दूसरे का वध करने के लिए मजबूर करेगा।
शायद महात्मा जेड बीजों में दुष्टता को साफ कर सकता था, लेकिन छोटू को पूरी तरह से विश्वास नहीं था कि वो जेड का सुरक्षित रूप से उपयोग कर सकता है। इन सब के अलावा परफेक्ट गॉड आर्ट भी था। हालांकि वो उसका कुछ प्रभाव के लिए उपयोग कर सकता था, लेकिन वो गड़गड़ाहट के स्तर के कहीं भी नहीं था, और उसे नहीं पता था कि गड़गड़ाहट को कैसे नियंत्रित किया जाए, जिसका मतलब था कि वो बास्टर्ड सीक्लिफ पर निर्भर नहीं कर सकता था। इस तथ्य कि बास्टर्ड सीक्लिफ जैसा कोई ब्लू में से दिखाई दिया था, ये पुष्टि करता लगता था कि ग्रेट नेक्रोपोलिस में गहरे छिपे हुए ड्रैगन और झुके हुए बाघ थे, जो अत्यंत शक्तिशाली खेती के आधार वाले लोग थे। तुमने अच्छा किया, एक प्यारी आवाज ने कहा। जूनियर महाराज्ञी अंत में उससे मिलने आई थी। तुम बास्टर्ड सीक्लिफ की सच्ची ऊर्जा से पहले ही निपट चुके हो। ये काफी उपलब्धि है। तुम्हारे पास और भी रहस्य होने चाहिए जिन्हें तुम जाने नहीं दे रहे हो। नमस्कार जूनियर महाराज्ञी, उन्होंने कहा, अपने पैरों पर खड़े हो गए और औपचारिक सलामी दी। तुम्हें मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, उन्होंने जवाब दिया। मुझे लगता है कि अगर मैं कदम नहीं भी उठाती तो तुम ठीक होते। तुम सिर्फ अपने दुश्मन को उसे कमतर आंकने के लिए मूर्ख बना रहे थे, है ना? तुम मेरी चापलूसी करते हो जूनियर महाराज्ञी, उन्होंने कहा, एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ। मैं वास्तव में बहुत बुरी तरह से घायल हुआ। वो सीक्लिफ हल्के में लेने वाला कोई नहीं है। मुझे उसकी पूरी कहानी का नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुमने उसके साथ काफी समय बिताया है। क्या तुमने कोई उपयोगी जानकारी उजागर की है? तुम सही कह रहे हो। मैंने अपने अध्ययन में उसके साथ कुछ घंटे बिताए और इस बात का बेहतर अंदाजा लगाने में कामयाब रहा कि वो कौन है और ये घर के बच्चों के बारे में क्या है। अचानक उसकी अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। युवा सर छोटू, सच तो ये है कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि उससे कैसे निपटा जाए। इसका मतलब है कि आप और वुडफर्न कपल पैलेस उसे लीग लॉर्ड बनने के लिए तैयार नहीं करने जा रहे हैं? छोटू ने संदेह से पूछा। तुम्हें क्या लगता है? तुम स्पष्ट रूप से एक बुद्धिमान व्यक्ति हो युवा सर छोटू। मुझे यकीन है कि तुमने सुराग पकड़ लिया है। दो बड़े संप्रदाय सिर्फ कोई पुरानी पुतली नहीं चाहते, वे एक पुतली चाहते हैं जो संबंधों को सुहागर बनाने में मदद कर सके। क्या तुमने वास्तव में सोचा था कि हम एक ऐसे व्यक्ति को स्थापित करेंगे जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते? ये आदमी कहीं से भी बाहर आया और डिस्टिलर के यीस्ट के साथ हमारी सभी योजनाओं को पूरी तरह से खराब कर दिया। ये देखते हुए कि हम उसे नियंत्रित नहीं कर सकते तो हमें उसे मारना होगा। अंतिम शब्द बोलते समय उसकी आंखें हत्या के इरादे से चमक उठी, जिससे स्पष्ट हो गया कि वो बास्टर्ड सीक्लिफ को मारने के लिए पूरी तरह से तैयार था। ये थोड़ा आश्चर्यजनक था, ये देखते हुए कि वो स्पष्ट रूप से वुडफर्न कपल पैलेस और जेनेसिस सैंक्टम दोनों के लिए खतरा था। लेकिन क्या उसे मारना वास्तव में इतना आसान होगा? जूनियर महाराज्ञी, आपने मुझे अभी तक ये नहीं बताया है कि आप इस तथाकथित हाउस ऑफ गॉड बास्टर्ड्स के बारे में क्या जानती हैं। छोटू जितना हो सके उतने विवरण प्राप्त करना चाहता था। उसके सवाल के जवाब में जूनियर महाराज्ञी ने स्वीकृति में सिर हिलाया। वो अब पहले से अधिक आश्वस्त थीं कि छोटू के लिए आंख से मिलने की तुलना में और भी बहुत कुछ था, और वो बास्टर्ड सीक्लिफ के खिलाफ उपयोग करने के लिए एकदम सही व्यक्ति हो सकता है। ये विशेष रूप से सच था क्योंकि वो दोनों ही पहले से ही दुश्मन बनने के रास्ते पर थे। बेशक बास्टर्ड सीक्लिफ ने छोटू को एक योग्य प्रतिद्वंदी के रूप में नहीं सोचा था, इसीलिए उसने इतने अहंकार से ईश्वर शक्ति की मांग की थी। गॉड के हाउस में वास्तव में देवताओं के बच्चों से बना है, हालांकि नाजायज बच्चे। आप देखते हैं, जब देवताओं की संतानें होती हैं तो वे संतानें देवता नहीं होती, और कुछ पहले से मौजूद पाप से कलंकित होने के कारण कभी भी देवता नहीं बन सकते। उनमें से कई विशेष रूप से नीच हो जाते हैं और कार्यकर्ताओं द्वारा निगरानी के लिए देवताओं की प्राचीन सड़क पर निष्कासित कर दिए जाते हैं। ऐसी संतानों को गॉड कहा जाता है, और वे अपनी पीठ पर देवलोक के पापों को उठाते हैं। वास्तविक देवताओं की संतान होने के नाते वे सभी बेहद शक्तिशाली हैं और आमतौर पर केवल देवताओं से ही आगे निकल जाते हैं। बेशक गॉड निकाले जाने पर क्रोधित होते हैं और आमतौर पर चालाक और घातक होते हैं। वे अराजकता फैलाने का आनंद उठाते हैं और आमतौर पर शून्यवाद को गले लगाते हैं। वे निश्चित रूप से अच्छे इरादों से हमारे गठबंधन में शामिल होने के लिए नहीं आए हैं। सबसे अधिक संभावना है कि वे हमें तोप के मलबे में बदलना चाहते हैं, जिसका उपयोग वो आदिकालिक मार्ग के कार्यकर्ताओं पर हमला करने के लिए कर सकते हैं। आखिरकार, यदि वे कार्यकर्ताओं को मिटा सकते हैं तो उनके पास प्राचीन मार्ग पर वापस लौटने और अंत में गॉड की दुनिया में लौटने का मौका हो सकता है। आप देखते हैं, गॉड की दुनिया एक ऐसी अद्भुत जगह है जिसकी हम में से कोई भी यहाँ कल्पना भी नहीं कर सकता कि वो कैसी है। सादृश्य के माध्यम से आप कह सकते हैं कि गॉड की दुनिया मर्तियों की दुनिया में एक शाही परिवेश की तरह है, और अभी हम किसी दूर दराज के गांव की गंदी गली में भी हो सकते हैं। जब आप इसे इस तरह से सोचते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि गॉड इतने गुस्से और नाराज है। तो ये बात है, छोटू ने कहा। इस नई जानकारी पर मन ही मन हैरान था। तो हमें उनसे कैसे निपटना चाहिए? उन्होंने पूछा। यदि वे वास्तव में देवताओं की संतानें हैं तो हमें उन्हें समाप्त करना होगा, अन्यथा हम गहरे खतरे में पड़ जाएंगे। ऐसा लगता है कि वे एक ऐसा संगठन है जो वास्तव में कार्यकर्ताओं को ले सकता है। अफसोस कि हम उस स्तर पर होने के करीब भी नहीं हैं।
यदि आप मौजूदा प्रमुख गुटों को रैंक करने जा रहे हैं तो ये इस तरह से होगा। सबसे पहले आदिकालिक मार्ग के कार्यकर्ता, दूसरा गॉड का घर, तीसरा भविष्य की दुनिया, चौथा फील्ड डेविल लीग, पांचवा ग्रेट नेक्रोपोलिस के स्थानीय लोग, और हम महाशक्ति संप्रदाय छठे स्थान पर होंगे। क्या तुम देखते हो युवा सर छोटू, हम सबसे कमजोर हैं। हालांकि वुडफर्न कपल पैलेस और जेनेसिस सैंक्टम शक्तिशाली लगते हैं, लेकिन हमारे पास वास्तव में चलने के लिए एक बेहद विश्वासघाती रास्ता है। हम पहले से ही फील्ड डेविल लीग, आदिकालिक मार्ग के कार्यकर्ताओं और स्थानीय जंगली लोगों के निशाने पर हैं, और अब गॉड हम पर नजर गड़ाए हुए हैं। हम वास्तव में एक खतरनाक स्थिति में हैं। पलटे हुई घोंसले के नीचे कोई भी अटूट अंडेडेल होते। हम जो भी योजना बनाते हैं उसे सही होना चाहिए। अच्छा, ऐसा है। खैर जूनियर महारानी, मैं हर चीज में आपके नेतृत्व का पालन करने को तैयार हूं। अभी सहयोग न करने का कोई कारण नहीं था। उसका रवैया देखकर उसने सिर हिलाया। इतना खराब नहीं, बिल्कुल भी बुरा नहीं है। एक बुद्धिमान व्यक्ति परिस्थितियों के प्रति समर्पण करता है। इसके अलावा सहयोग करने से आपको लाभ होगा, क्योंकि हम व्यक्तिगत रूप से आपको मजबूत बनाने में मदद करेंगे। जब आपने फ्लावर सीजिंग मराउडर को मार डाला तो मैं वापस बता सकता था कि आप लीग लॉर्ड बनने में रुचि रखते हैं, और तथ्य ये है कि सीक्लिफ ने बिना अनुमति के मेरे डिस्टिलर का खमीर ले लिया। ये दर्शाता है कि वो एक बड़ा खतरा है। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैं इस अपमान को अनुत्तरित छोड़ दूं। क्या आप तुरंत भगवान के घर बास्टर्ड्स पर एक कदम उठाने की योजना बना रहे हैं? छोटू ने शांत स्वर में कहा। वो सीक्लिफ पहले से ही मारने के लिए बहुत शक्तिशाली लगता है। भले ही हम दोनों ने एक साथ काम किया हो, मुझे नहीं लगता कि हम अभी तक उसे संभाल सकते हैं। और इसका उल्लेख नहीं है कि यदि वो डिस्टिलर के खमीर का उपयोग करता है तो वो कैसा होगा। यदि वो मध्य भयानक स्तर तक पहुंच जाता है और 100 या उससे अधिक का मानसिक पैमाना प्राप्त करता है, तो वो निपटने के लिए घातक से परे होगा। आप सही कह रहे हैं, इस तथ्य को छोड़कर कि वो मध्य भयानक स्तर तक नहीं टूट पाएगा। आप देखिए, मैंने डिस्टिलर के खमीर को ट्वीक किया ताकि उसे इसे आत्मसात करने में असामान्य रूप से लंबा समय लगे, और अगर वो ऐसा करता है तो ये उसे मेरे नियंत्रण में कर देगा। उसने कहा, वो स्मार्ट है, इसलिए मुझे संदेह है कि वो इसे आत्मसात करने की कोशिश करेगा। वो बस इसे भंडारण में डाल देगा। वैसे मैंने पहले ही अपने पिता और माता को इस सब के बारे में अपडेट कर दिया है। उनकी अपनी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं और वे आपको मजबूत होने में सहायता प्रदान करने में रुचि रखते हैं। वास्तव में मैं आपको अभी उनसे मिलने के लिए ले जा सकता हूं। क्या? छोटू ने चौंक कर कहा। वुडफर्न कपल पैलेस के नेता शेफर्ड के समान मध्य भयानक विशेषज्ञ थे। ऐसे लोग उसकी मदद करने में दिलचस्पी क्यों लेंगे? क्या वे वास्तव में चाहते थे कि वो कठपुतलिया लीग स्वामी बने? शायद हाउस ऑफ द गॉड बास्टर्ड्स की अचानक उपस्थिति ने ऐसा करने की उनकी इच्छा को मजबूत कर दिया था, और यहां तक कि लीग लॉर्ड बनने का मतलब उनकी कठपुतली होना था, तब भी ये उसे विशाल सार्वभौमिक भाग्य तक पहुंच प्रदान करता, जिसका उपयोग वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए कर सकता था। ये दाओ डिफेंस लीग के लीग लॉर्ड होने जैसा नहीं था। ये प्राचीन मार्ग से देवताओं तक महाशक्ति संप्रदायों का गठबंधन था। यहां तक कि एक भी महाशक्ति संप्रदाय की नियति दाओ डिफेंस लीग से लाखों गुना ज्यादा हो जाती। दाओ डिफेंस लीग को विल मैनिफेस्टेशन हेवन संप्रदाय में अवशोषित करना एक नदी में एक चम्मच चीनी डालने जैसा था। ऐसा नहीं था कि उस चीनी से पानी का स्वाद मीठा हो जाएगा, लेकिन अगर वो नया लीग लॉर्ड बन सकता है तो उसके पास जिस भाग्य तक पहुंच होगी वो निश्चित रूप से उसकी स्ट्रेंथ ऑफ द हेल क्रशिंग गॉड मैमथ और अन्य ऊर्जा कलाओं को बहुत ऊंचे स्तर पर धकेल देगी। और शायद तब वो कठपुतली नहीं होगा, बल्कि वास्तविक लीग लॉर्ड होगा। मैंने कहा था कि मैं हर चीज में आपके नेतृत्व का पालन करूंगा जूनियर महारानी। यदि आपकी माँ और पिता मुझे देखना चाहते हैं तो मुझे निमंत्रण स्वीकार करने में बहुत खुशी होगी। लेकिन मुझे पूछना है, यदि आप मुझे हाउस ऑफ द गॉड बास्टर्ड से लड़ने में मदद करने के लिए लीग लॉर्ड बनाने का इरादा रखते हैं, तो क्या आप सुनिश्चित हैं कि उत्पत्ति गर्भाशय के लोग सहमत होंगे? वे नहीं करेंगे, उसने जवाब दिया। उन्होंने कहा, हम जिसे भी समर्थन देना चाहते हैं उस व्यक्ति को कुछ दिनों में असेंबली में निष्पक्ष रूप से जीत हासिल करनी होगी। मैंने जो देखा है उसके आधार पर मुझे लगता है कि आपको प्रतियोगिता में जीत हासिल करने में सक्षम होना चाहिए। यदि आप अपने वर्तमान स्तर पर फ्लावर सीजिंग मराउडर को मार सकते हैं तो जरा कल्पना कीजिए कि आप भयानक स्तर पर कितने दबंग होंगे। चलो चलते हैं, खोने के लिए समय नहीं है। ठीक है। इसके साथ उन्होंने जूनियर महारानी का एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल पर भंडारण में गहराई में पीछा किया। वे अंदर कदम रखा और उन्हें एक हॉल में ले जाया गया जो शुरुआत में पिच ब्लैक था, लेकिन जैसे ही छोटू ने इसे स्कैन किया, प्रकाश में जान आ गई और पूरी जगह सूरज की तरह चमकने लगी। हॉल के भीतर दो प्राचीन वुडफर्न पेड़ थे, एक मुरझाया हुआ और एक जीवंत रूप से जीवित, जो किसी व्यक्ति के जीवन के चक्र का सही प्रतिनिधित्व था। वुडफर्न पेड़ों के नीचे दो लोग बैठे थे, एक पुरुष और एक महिला। दोनों मध्यम वर्षीय लग रहे थे और उनके खेती के आधार अपठनीय थे। एक नज़र में छोटू को एहसास हुआ कि वे संप्रदाय के नेता थे। आखिरकार इसे वुडफर्न कपल पैलेस कहा जाता था। ये संप्रदाय के नाम में संदर्भित युगल था। जाहिर है वे पति पत्नी थे। छोटू ने तुरंत औपचारिक सलामी दी।
अच्छे से मिले वरिष्ठ हों। औपचारिकताओं की आवश्यकता नहीं है, महिला ने कहा। जैसे ही इस पुरुष और महिला ने छोटू की ओर देखा, उसने महसूस किया कि उसकी मानसिक शक्ति अचानक अत्यधिक गति से घूम रही है। ये जानते हुए कि ये वास्तव में खतरनाक है, उसने जल्दी से नियंत्रण कर लिया और शक्ति को स्थिर कर दिया। शाबाश, आपने वास्तव में काफी प्रतिभाशाली हैं। आपने वास्तव में हमारी स्थिरता और मरणशीलता अला से विरोध किया। एक सामान्य युवा ने मानसिक शक्ति को बेहतर बनाने के लिए उस कला का लाभ उठाने की कोशिश की होती। हालांकि इस प्रकार के तात्कालिक लाभ को समग्र नुकसान से नकार दिया गया होता। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने दोनों जुड़वा वर्षों के पेड़ों के बीच में बैठे हुए हैं, एक मुरझाया हुआ और एक मजबूत, जो ब्रह्मांड में मौजूद स्थिरता और मरणशीलता का सीधा संदर्भ है। किसी भी क्षण व्यक्ति को या तो दुर्भाग्य या आशीर्वाद से मारा जा सकता है, लेकिन तथाकथित दुर्भाग्य वास्तव में एक आशीर्वाद हो सकता है, और आशीर्वाद कभी कभी दुर्भाग्य भी हो सकते हैं। जैसे ही आप दोनों ने मेरी मानसिक शक्ति को उत्तेजित किया, मैंने नया ज्ञान प्राप्त किया और महसूस किया कि एक सफलता प्राप्त करना वास्तव में आशीर्वाद नहीं होगा। इसके अलावा एक सफलता से पीछे हटना दुर्भाग्य नहीं होगा। वास्तव में संतुलन बनाए रखना सबसे अच्छा विकल्प है। बहुत बढ़िया, सुशिन ने प्रशंसा में सिर हिलाते हुए कहा। आप वास्तव में प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। उस सीक्लिफ ने आपको घायल कर दिया होगा, लेकिन वो एक ऐसा देवता है जो कभी भी देवताओं की दुनिया में सेना में शामिल नहीं हो सकता है। वो अभी मजबूत है, लेकिन उसकी क्षमता सीमित है। आम देवता के लिए, यहाँ तक कि देवताओं की सेना भी उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती है, इसलिए ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हम उन्हें लीग लॉर्ड की स्थिति चुराने दें। दुर्भाग्य से इस बिंदु तक हमें इस पद को तैयार करने के लिए उपयुक्त युवा नहीं मिला है। आपकी क्षमता और सक्षमता को ध्यान में रखते हुए हमें लगता है कि हमारी मदद से आप एक आदर्श लीग लॉर्ड बनेंगे। क्या आप तैयार हैं? सम्राज्ञी सुंदर थी और एक सादे और अलंकृत रेशम वस्त्र पहने हुए थी। उसकी अभिव्यक्ति शांत और क्रोध जैसी किसी चीज से रहित थी, जिससे वो दयालु और दयालु लग रही थी। जहां तक उसके साधना के आधार की बात है, उसके स्तर के बारे में किसी भी सुराग का पता लगाना असंभव था। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, मैं हर चीज में जूनियर महारानी के नेतृत्व का पालन करूंगा। यदि आप मेरी मदद करना चाहते हैं सम्राट, महारानी, तो मैं बहुत आभारी रहूंगा और निश्चित रूप से मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। क्या आप हमारी कठपुतली बनने के बारे में चिंतित हैं? सम्राट ने पूछा। जबकि अनेक युवा कठपुतली बनने के विचार से बच सकते हैं, मैं इसे एक सौभाग्य के रूप में देखता हूं। इसके अलावा जूनियर महारानी ने ग्रेट नेक्रोपोलिस में 6 प्रमुख गुटों के बारे में बताया और बताया कि कैसे हमारे संप्रदाय सबसे कमजोर हैं। अभी हम ढीले रेत के बर्तन की तरह असंतुष्ट हैं। विल मैनिफेस्टेशन हेवन संप्रदाय के जूनियर संप्रदाय के रूप में, यदि आपदा आती है तो मैं कुछ भी करने में सक्षम नहीं हूं। लेकिन अगर मैं लीग लॉर्ड बन सकता हूं, यहां तक कि एक कठपुतली लीग लॉर्ड भी, तो मैं कम से कम लड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत होऊंगा। ठीक कहा, सम्राट ने कहा। आप बड़ी तस्वीर देख सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आप आशावादी हैं। स्टार स्वॉर्ड लाइफ में क्षमता थी, लेकिन दुख की बात यह है कि वो बहुत पंडिती है और किसी को मारने से इनकार करता है। वो भलाई का लक्ष्य रखता है, लेकिन परिणाम स्वरूप बुराई लाता है। वो निश्चित रूप से लीग लॉर्ड बनने के उपयुक्त नहीं है, इसीलिए हमने आपको चुना है। बेशक आपको सावधान रहने की जरूरत है। यहाँ तक कि यदि आप हमारी मदद से अपनी ऊर्जा कला में सुधार करते हैं, तो ये आपको स्थान की गारंटी नहीं देता है। छोटू ने सिर हिलाया। मुझे इसके बारे में अच्छी तरह से पता है। पहली चीज जो मुझे करनी होगी वो बास्टर्ड सीक्लिफ से निपटना होगा। सिर्फ बास्टर्ड सीक्लिफ नहीं, आपको उत्पत्ति आभाशय जो भी प्रतिभा का समर्थन कर रहा है, उससे भी निपटना होगा। क्या उत्पत्ति गर्भाशय का उम्मीदवार वास्तव में एक ताकत होगी? छोटू ने पूछा। उनके पास केवल एक नेता है, उनका पोप, और जब वो मध्य भयानक स्तर पर है तो आप में से 2 हैं। क्या वो वास्तव में आपके लिए समस्याएं पैदा कर सकता है? इसके स्पष्टीकरण में आने से पहले मुझे अपना परिचय देने की अनुमति दें। मैं म्यू रेन वांग हूं और ये मेरी पत्नी सुशिन है। जहां तक मेरी बेटी की बात है, वो म्यू येक्सी है। यदि आप वास्तव में वुडफर्न कपल पैलेस के साथ सेना में शामिल होना चाहते हैं और हमसे आदेश लेना चाहते हैं, तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं। हाँ सर, मैं हूं। ठीक है, म्यू रेन वांग ने सिर हिलाया। फिर मुझे समझाने की अनुमति दें। उत्पत्ति गर्भाशय के पोप का नाम हुआंग फू जेनेसिस है, और यद्यपि वो दुर्जेय है, लेकिन आमने सामने की लड़ाई में वो मुझे अकेले नहीं हरा पाएगा। मेरी पत्नी और मैं एक साथ तो बिल्कुल नहीं। हम उसे जरूर मार डालेंगे। कम से कम चीजें ऐसी ही हुआ करती थी। दुर्भाग्य से उन्होंने उत्पत्ति की किताब नामक एक बहुत शक्तिशाली देवता वस्तु प्राप्त की। शुरुआत में हमें नहीं पता था कि देवता की दुनिया के किस देवता ने किताब लिखी है, लेकिन हम शुरू से ही बता सकते हैं कि किताब अत्यंत गहरी है। हुआंग फू जेनेसिस द्वारा इसे पूर्णता तक विकसित करने के बाद वो इस बिंदु पर पहुंच गया कि वो एक ही समय में मेरी पत्नी और मैं दोनों को संभाल सकता है। इस तरह उत्पत्ति आभाशय हमारे वुडफर्न युगल पैलेस के समान स्तर पर आ गया। ओह, मैं समझ गया। उत्पत्ति की किताब हो, बहुत प्रभावशाली लगता है। ये है, सुशिन ने कहा। वर्षों के विचार के बाद मैं इस निष्कर्ष कर पहुंचा हूं कि उत्पत्ति की किताब वास्तव में वर्षों पहले संप्रभु राज के शीर्ष अधीनस्थों में से एक विशेष रूप से चमक और प्रकाश के देवता द्वारा लिखी गई थी।
बाद में चमक और प्रकाश के देवता को राजा अमरहंतकों द्वारा मार डाला गया। उस दौरान किंग इमोर्टल स्लेयर ने असंख्य विश्व सम्राट चार्ट का उपयोग करके उत्पत्ति की किताब को टुकड़े टुकड़े कर दिया, लेकिन हुआंगफू जेनेसिस ने उन टुकड़ों को प्राप्त किया और किताब को पुनर्स्थापित किया। आप देखिए, ये वास्तव में दुर्भाग्य का मामला था जो एक आशीर्वाद बन गया। हुआंगफू जेनेसिस किताब प्राप्त करने और इसमें महारत हासिल करने में कामयाब रहने का एकमात्र कारण ये था कि इसे अलग अलग कर दिया गया था। पिता, माता, चलो छोटू की मदद करते हैं। हमें बास्टर्ड सीक्लिफ से निपटने का तरीका सोचना चाहिए। तुम कब से इतने अधीर हो गए बच्चे? सुशिन ने मुस्कुराते हुए कहा। युवा सर छोटू स्पष्ट रूप से उस तरह के व्यक्ति हैं जो आत्मबोध की खोज में किसी स्थिति का पूरी तरह से विश्लेषण करना चाहते हैं। चिंतित होने का कोई कारण नहीं है। वैसे मैंने सुना है कि हाल ही में विल मैनिफेस्टेशन हेवन संप्रदाय के भीतर कुछ नए प्रकार के शक्तिशाली देवता दिखाई दिए हैं। क्या ये सच है? हाँ, छोटू ने उत्तर दिया। मुझे वास्तव में यकीन नहीं है कि ये कहाँ से है। अगर आप दोनों को पता है तो मुझे कुछ और जानकारी प्राप्त करना अच्छा लगेगा। यदि वो गड़गड़ाहट के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त कर सकता है तो ये बहुत अच्छी तरह से उसके लिए और अधिक ज्ञान की ओर ले जा सकता है। दुर्भाग्य से हमने अपने दिमाग को रैक कर लिया है और इस बात को समझाने के लिए एक भी सुराग के बारे में नहीं सोच सकते हैं। महारानी और सम्राट दोनों ने सिर हिलाया। 1. नश्वरता बौद्ध धर्म की एक वास्तविक चीज है। 2. ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध साल के पेड़ों की एक जोड़ी के बीच लेटे हुए थे जब उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। दूसरे शब्दों में, मृत्यु हो गई। तकनीकी रूप से साल का पेड़ शोरिया रोबस्टा है, जो एक अलग प्रकार का पेड़ है जिसे मैं वुडफॉन के रूप में अनुवाद कर रहा हूं। जाहिर है छोटू एक संकेत दे रहा है, यही वजह है कि वो एक अलग पेड़ का नाम उपयोग कर रहा है। म्यू रेनवांग। म्यू एक सामान्य उपनाम है जिसका अर्थ है गंभीर, श्रद्धावन, शांत। रेन का अर्थ है व्यक्ति, लोग, और वांग का अर्थ है राजा, शाही। सुशिन। सु एक सामान्य उपनाम है जिसके कई अर्थ हैं, जिनमें कच्चा रेशम, सफेद, सादा, शाकाहारी, सार, प्रकृति शामिल हैं। शिन का अर्थ है हृदय। म्यू येक्सी। म्यू को ऊपर समझाया गया है। ये का अर्थ है रात और शी का अर्थ है क्रीक, रिव्युलेट, खड्ड। संयोग से जैसा कि मैं बात करता हूं, शिन का उच्चारण शीन की तरह अधिक किया जाता है और येक्सी यह वह की तरह होगा। 4. हुआंगफू उत्पत्ति। हुआंगफू एक दुर्लभ 2 वर्ण उपनाम है। 5. यहाँ उल्लेखित उत्पत्ति की पुस्तक वास्तव में बाइबल की पहली पुस्तक के समान नाम साझा करती है। शाब्दिक रूप से इसका अनुवाद दुनिया के निर्माण का रिकॉर्ड किया जाएगा। मैंने संगठन के नाम पर सृष्टि के कुछ वर्जन का उपयोग करने के बारे में सोचा, लेकिन ये देखते हुए कि ये बाइबल से उत्पत्ति का एक स्पष्ट संदर्भ है, इसलिए मैं इसके बजाय उस दिशा में चला गया। बस वास्तव में गड़गड़ाहट है क्या कोई नहीं जानता? छोटू ने सिर हिलाया। यदि वुडफॉन कपल पैलेस के शाही जोड़े को पता नहीं था कि ये क्या था, तो वो संभवतः किसी भी जानकारी को कैसे उजागर कर सकता था। बेशक, देवताओं की दुनिया में परम जानवर निश्चित रूप से गॉड मैमथ का राजा था। कड़ाई से बोलते हुए वो एक जानवर नहीं था, वो संप्रभु प्रभु के बाद दूसरे स्थान पर था। वास्तव में शक्ति के मामले में वो वास्तव में संप्रभु प्रभु से आगे निकल गया था और केवल इच्छा में कमजोर था। प्रिय भतीजे, म्यू रेनवांग ने कहा, मैंने ये भी सुना है कि आपने ऋषियों और महात्माओं के नर्क में यात्रा की थी। छोटू को यंग सर के रूप में संबोधित करने के बजाय उन्होंने उसे प्रिय भतीजे कहना शुरू कर दिया था, जो संबोधन का एक अधिक अंतरंग रूप था। जाहिर है ये दिखाने के लिए गया कि उनका संबंध अब बहुत करीब था। प्राचीन रास्ते से देवताओं के लिए बहुत कम युवा थे जिन्हें म्यू रेनवांग कभी प्रिय भतीजे के रूप में संबोधित करेंगे। ये कहा गया कि छोटू देवताओं के लिए प्राचीन रास्ते के सभी पहलुओं से बहुत परिचित नहीं था, इसलिए पते के रूप में यह अचानक परिवर्तन उसके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं था। ये सही है, उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा। आर्क मंक धर्म ट्रेजरी द्वारा सार्वजनिक रूप से ऋषियों और महात्माओं के नर्क में अपने मिशन के बारे में बात करने के बाद इस मामले की खबर तेजी से फैल गई थी, इसलिए ये कोई आश्चर्य नहीं था कि शाही जोड़े ने सुना था। मैं महाभिक्षु धर्म ट्रेजरी के साथ ऋषियों और महात्माओं के नर्क में गया था। हमने चरवाहे की उसके नियंत्रण में राक्षस दैत्यों को एकीकृत करने की योजना को विफल कर दिया, लेकिन दुर्भाग्य से राक्षस दैत्य अंततः अपना गठबंधन बनाने में सफल रहे। मुझे कहना होगा कि मुझे शर्म आती है कि ये सब कैसे निकला। शर्मिंदा? सुशिन ने कहा। शर्मिंदा होने का कोई कारण नहीं है प्रिय भतीजे। चरवाहा राक्षस दैत्यों के बीच एक अजय विशेषज्ञ है, इसलिए केवल ये तथ्य कि आप जीवन के साथ उससे बच गए अद्भुत है। मैंने सुना है कि चरवाहे के साथ अपने संघर्ष में आपने एक यद तावीज़ लिया जो उसका था। क्या आपके पास अभी भी है? बेशक, छोटू ने जवाब दिया। दुर्भाग्य से मुझे नहीं पता कि ये क्या है और न ही मुझे पता है कि इसका उपयोग कैसे करना है। किसी भी प्रयोग का कोई परिणाम नहीं निकला। जहां तक मैं समझता हूं, यहां तक कि चरवाहे को भी इसका उपयोग करने में सक्षम नहीं था। सुशिन और म्यू रेनवांग ने एक नज़र डाली, फिर उन्होंने कहा, क्या आप हमें देखने देंगे? ये बिना कहे समझ में आता है, छोटू ने जवाब दिया। हालांकि भीतर से वो ठंड से हंस रहा था। सच्चे दैत्य अदूषित असंख्य कल्प और कलेश शरीर के बिना यद से कुछ भी करना असंभव था, इसलिए उन्हें इसे तात्कालिक रूप से ले लेने में कोई आपत्ति नहीं थी।
वे निश्चित रूप से इससे लाभ नहीं उठा पाएंगे। उन्होंने यद के टुकड़े को सम्मानपूर्वक सूशिन और म्यू रेनवांग को पेश किया, जो स्पष्ट रूप से इस बात से खुश थे कि वो इतना सहयोगी हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो वास्तव में उनके आदेशों का पालन करने जा रहा था। सच कहा जाए तो ये एक परीक्षा थी और वो पास हो गया था। अविश्वसनीय, म्यू रेनवांग ने यद के टुकड़े का अध्ययन करते हुए कहा। प्रिय भतीजे, क्या आप कह रहे हैं कि आपने इस चीज़ के किसी भी रहस्य को नहीं खोला है? क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? मैं वास्तव में उम्मीद कर रहा था कि आप मुझे इसके बारे में कुछ बता सकते हैं। मैंने आर्कमंक धर्म ट्रेजरी से इसके बारे में पूछा, और भले ही उसने बौद्ध स्कूलों से तमाम प्रकार के प्राचीन रिकॉर्ड पढ़े हों, लेकिन वो इसके बारे में कुछ नहीं जानता है। वो बस इतना जानता है कि ये ऋषियों और महात्माओं के नर्क से किसी प्रकार का विरासत खजाना है। म्यू रेनवांग अचानक हंसने लगा। यहाँ तक कि वो छोटा भिक्षु धर्म ट्रेजरी भी इसके बारे में नहीं जानता है। मुझे लगता है कि उनके दिवंगत गुरु प्रसिद्ध धर्म अनबाउंड ने कभी सच्चाई को उजागर नहीं किया। ठीक है, चूंकि आप पूछते हैं, मुझे लगता है कि मेरे पास आपको बताने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ये यद वास्तव में अत्यंत प्रसिद्ध है। इसे महात्मा यद कहा जाता है और ये वास्तव में इसका एक टुकड़ा है। महात्मा यद? छोटू ने आश्चर्य से कहा। शानदार लगता है, लेकिन ये दैत्यों से जुड़ी कोई चीज़ क्यों होगी? बहुत पहले देवताओं की दुनिया के कुछ महात्मा यहाँ के लोगों को मुक्ति दिलाने की उम्मीद में नर्क में उतरे थे, लेकिन अंत में वे दैत्यों के दाव में शामिल हो गए। बाद में उन्होंने अपने सभी संयुक्त ज्ञान को एक यद तावीज़ पर अंकित किया, इस उम्मीद में कि इसका उपयोग गॉड सेना सील के खिलाफ किया जाएगा। अंत में वे असफल रहे और महात्मा यद को कई टुकड़ों में तोड़ दिया गया। दुर्भाग्य से यद के केवल एक टुकड़े का उपयोग करके उस प्राचीन ज्ञान में से किसी भी तक पहुंचना असंभव है। कहानियों के अनुसार आपको उपयोगी होने से पहले सभी टुकड़ों को इकट्ठा करना होगा। अद्भुत, लेकिन यद वास्तव में करता क्या है? म्यू रेनवांग ने कहने से पहले एक लंबा क्षण लिया। इसका उपयोग आपके मानसिक स्केल को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है। जैसा कि मुझे यकीन है प्रिय भतीजे, मानसिक स्केल को सामान्य, शानदार, अस्थिर, भयानक, पैरामाउंट, अनबाउंड और अंत में रद्द किया गया है। मध्य भयानक स्तर देवताओं की दुनिया की पहचान है। पैरामाउंट स्तर देवताओं की सेना में विचार की जाने वाली दहलीज है और हवा को बुला सकता है और देवताओं की दुनिया में बारिश कर सकता है। महात्मा यद वास्तव में किसी व्यक्ति की मानसिक शक्ति को अवशोषित कर सकता है और उसे दूसरे द्वारा उपयोग के लिए परिवर्तित कर सकता है। माना जाता है कि यह किसी को रद्द स्तर पर पहुंचने में भी मदद कर सकता है। तो ये ऐसा है, छोटू ने कहा। वरिष्ठों, क्या आप दोनों संभवतः यद को सक्रिय कर सकते हैं? हमें इसके बारे में पहले अध्ययन करना होगा, म्यू रेनवांग ने कहा। प्रिय भतीजे, क्या आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर हम इसे कुछ समय के लिए रखें? कोई बात नहीं, ये शुरुआत में मेरा है ही नहीं, इसलिए इसे बुद्ध को उधार के फूल चढ़ाने पर विचार करें। छोटू ने उन्हें महात्मा यद पेश करने में संकोच नहीं किया। सच तो ये था कि जिस क्षण वो उनकी उपस्थिति में आया था, उसे पता चल गया था कि वो फंस गया है। बचने के लिए वो असंख्य विश्व सम्राट चार्ट का उपयोग नहीं कर सकता था, इसलिए उसके पास उन्हें महात्मा यद देने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। इसके अतिरिक्त ये हमेशा संभव था कि वे यद से एक या दो चीज़ें सीख सकते थे जो उसके लिए मददगार हो सकती थी। दोनों विशेषज्ञों ने एक बार फिर स्वीकृति में सिर हिलाया। ठीक है प्रिय भतीजे, हम आपके उदार प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं। अब आपको लीग लॉर्ड बनने में आपकी मदद करने के हित में हम आपको शक्ति का आशीर्वाद देने के लिए एक विशेष तकनीक का उपयोग करने जा रहे हैं। अपनी नवजात दिव्यता और इच्छा शक्ति को मजबूत करके आपको भयानक स्तर तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। आपकी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, छोटू ने विनम्रता से घुटनों के बल गिरते हुए कहा। दुर्भाग्य से मैंने एक गुप्त जादू विकसित किया जिसने भयानक स्तर तक पहुंचना बेहद मुश्किल बना दिया है। वरिष्ठों, आप सटीक रूप से कौन सी तकनीक का उपयोग करने की योजना बना रहे थे? चिंता न करें, हमें दोनों को एक साथ काम करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। संयोग से क्या विल मैनिफेस्टेशन हेवन संप्रदाय के पास सभ्यता के क्रूजर का हिस्सा है? मानसिक स्केलिंग सिस्टम? मुझे ये मत बताना कि आप मानसिक स्केलिंग सिस्टम का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं। यदि मैं इसका उपयोग करता हूं तो मेरी साधना का मार्ग समाप्त हो जाएगा। इसके अतिरिक्त ये संप्रदाय स्वामी है जो इन सिस्टमों को नियंत्रित करते हैं। यदि आपको इनकी आवश्यकता है तो मैं हमेशा उनसे उपहार के रूप में इन्हें देने के लिए कह सकता हूं। इसकी आवश्यकता नहीं होगी, म्यू रेनवांग ने कहा। प्रिय भतीजे, मुझे ये मत बताना कि आपको लगता है कि हम लालची प्रकार के हैं। आप पहले ही दिखा चुके हैं कि आप हमें यद तावीज़ देकर कितने उदार हैं, इसलिए निश्चित रूप से हम मानसिक स्केलिंग सिस्टम जैसी महत्वहीन चीज़ पर झगड़ा नहीं करेंगे। इसके अतिरिक्त हमारे पास एक भव्य इंजन के बिना हमारा उनके पास कोई उपयोग नहीं होगा। छोटू अंदर से कांप गया। शुक्र है उसने संप्रदाय में एक भव्य इंजन पीछे छोड़ दिया था, अच्छी तरह से छिपा हुआ। अगर बात लीक हो जाए और शाही जोड़े को पता चल जाए तो इससे बड़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। जाहिर है वे इसकी मांग करेंगे और अगर इसे उन्हें नहीं सौंपा गया तो इसे बलपूर्वक ले सकते थे। उनके लिए विल मैनिफेस्टेशन हेवन संप्रदाय को नष्ट करना उतना ही आसान होगा जितना कि एक हाथ पर पलटना। छोटू को इस भ्रम में नहीं था कि ये लोग किसी प्रकार से परोपकारी और दयालु थे। यदि वे होते तो उनका संप्रदाय बहुत पहले ही नष्ट हो गया होता।
लेकिन मानसिक स्केलिंग सिस्टम के अलावा और वास्तव में मुझे अपनी मानसिक शक्ति में सुधार करने में क्या मदद कर सकता है? छोटू ने उत्सुकता से पूछा। सरल, आपके पास ग्रेट नेक्रोपोलिस का एक दिव्य बीज है ना? हम आपको एक उत्तराधिकारी में बदल देंगे। क्या? छोटू ने आदमित से कहा। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? वरिष्ठ हो, मेरी समझ के आधार पर आप केवल एक उत्तराधिकारी हो सकते हैं यदि आपने उन बीजों में से किसी एक को प्राप्त किया हो जब वे पहली बार प्रकट हुए थे। और ये सामान्य ज्ञान है कि केवल उत्तराधिकारी ही अन्य उत्तराधिकारियों को मारकर और उनकी दिव्य शक्ति के बीज लेकर लाभ उठा सकते हैं। सामान्य ज्ञान? सुशिन ने कहा। वो हंसी। सामान्य ज्ञान हमेशा सही नहीं होता है। हम लंबे समय से ग्रेट नेक्रोपोलिस के रहस्यों पर शोध कर रहे हैं। इसके अलावा हमने कुछ उत्तराधिकारियों को मार डाला है और उनके ईश्वर शक्ति के बीजों का अध्ययन करने के बाद उनके कुछ रहस्यों को सीखा है। रहस्य? क्या रहस्य? छोटू ने चौंक कर पूछा। वह वास्तव में आश्चर्यचकित था, क्योंकि वह हमेशा इस धारणा के तहत था कि वह ईश्वर शक्ति के बीजों को आत्मसात नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि अगर हमने समझाया प्रिय भतीजे, तो आप नहीं समझेंगे, म्यू रेनवांग ने कहा। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि हमने ईश्वर शक्ति के बीजों में परिवर्तनों को देखा है और आपको उत्तराधिकारी में बदलने के लिए उनका उपयोग करने का एक तरीका है। प्रक्रिया खतरनाक होगी, लेकिन शुक्र है आपके पास बहुत मजबूत शरीर है। हमारे तरीके में सफलता की 50% संभावना है। क्या आप हो जोखिम उठाने को तैयार हैं? हाँ, मैं हूँ, छोटू ने उत्तर दिया। बेशक, भले ही उसने मना कर दिया होता, फिर भी उसके पास वह करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता जो उन्होंने कहा था। जाहिर है वे यह देखने के लिए उस पर प्रयोग करना चाहते थे कि क्या वास्तव में ईश्वर शक्ति के बीज की शक्ति लेना संभव है। यदि प्रक्रिया काम करती है तो वे दोनों भी इनहेरिटर बन सकते हैं, जिससे तुरंत ताकत में भारी वृद्धि हो सकती है। लेकिन वे किस गुप्त विधि का उपयोग करने की योजना बना रहे थे? छोटू बहुत उत्सुक था। यदि आप बाघ की सवारी करते हैं तो उतरना मुश्किल है, और वो पहले से ही बाघ पर था, तो ये केवल टूटने के लिए जाने का समझ में आता है। म्यू रेनवांग और सुशिन मध्य भयानक विशेषज्ञ थे, जिनके मानसिक स्केल 100 से अधिक थे, जो उन्हें चरवाहे के समान स्तर पर रखते थे। ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि छोटू उनसे भाग पाएगा। अगर उसने कोशिश की तो वह केवल चॉपिंग ब्लॉक पर मछली की तरह बन जाएगा। इसलिए वह उनके द्वारा दिए गए सुझावों से पूरे दिल से सहमत होने का दिखावा कर रहे थे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वे उसे प्रिय भतीजे कितना कहें, वह उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करेगा। वे चाहते थे कि वह उनकी कठपुतली बने, और वह जानता था कि उनकी अवहेलना करने से विनाशकारी परिणाम होंगे। ये दोनों कोई दयालु जोड़े नहीं थे जो करुणा, कर्तव्य, औचित्य और अखंडता जैसे पारंपरिक गुणों की परवाह करते थे। यदि वे होते तो वे इस बिंदु तक जिंदा नहीं रहते। इसके अलावा उनके पास अब महात्मा जेड हो सकता है, लेकिन अंततः वह उसे वापस पा लेगा। यहाँ तक कि उन्होंने मानसिक स्केलिंग सिस्टम की मांग की थी तो वह उन्हें बिना किसी हिचकिचाहट के सौंप देता। यदि वह गॉड लीजन सील के बिना कर सकता है तो वह स्पष्ट रूप से किसी अन्य बाहरी वस्तु का बलिदान कर सकता है। अभी उनका सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता असंख्य वर्ड्स मोनार्क चार्ट में उनका अमर हत्या करने वाला क्लोन था। हालांकि अब इसका उपयोग करने का कोई कारण नहीं था। आखिरकार इस तरह के दो टॉप विशेषज्ञों की आंखों पर धूल झोंकना आसान नहीं होगा। इसके बजाय वह धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करेगा और देखेगा कि स्थिति कैसे विकसित हुई। इसके अलावा वह उत्सुक था कि उन्होंने ईश्वर शक्ति के बीजों के बारे में क्या रहस्य खोले हैं। यह देखते हुए कि वे कितनी शक्तिशाली थे, यह पूरी तरह से संभव था कि उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण सीखा था और बस उस पर प्रयोग करना चाहते थे। ये खतरनाक होगा, लेकिन उसके पास बहुत कम विकल्प थे। प्रिय भतीजे, म्यू रेनवांग ने कहा, आपको वास्तव में इस पर ध्यान से विचार करने की आवश्यकता है। हमने अन्य विशेषज्ञों पर कुछ प्रयोग किए हैं, लेकिन वे मर गए। कुछ को हम पुनर्जीवित करने में सक्षम रहे, लेकिन बाद में वे धीरे धीरे डर के मारे ग्रेट नेक्रोपोलिस की तरह बन गए। उनके नवजात देवता अंदर फंस गए, हिलने डुलने, सोचने या यहाँ तक कि ऊर्जा को अवशोषित करने में असमर्थ थे। कुछ मायनों में इस तरह समाप्त होना मरने से भी बदतर है। ठीक है, अब मुझे इतना यकीन नहीं है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। आपको शायद इसे आजमाना चाहिए प्रिय भतीजे, सुशिन ने कहा। हम काफी आश्वस्त हैं और सोचते हैं कि यह जोखिम के लायक है। यह कहा जाता है कि यदि आप नहीं करना चाहते तो हम आपको मजबूर नहीं करेंगे, लेकिन यह देखते हुए कि आपको जल्द ही बैस्टर्ड सीक्लिफ का सामना करने की आवश्यकता है, तो हम वास्तव में आशा करते हैं कि आप हमारी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। उनके शब्दों का सही अर्थ था कि आपको इसके साथ जाना होगा, चाहे आप चाहें या नहीं। आखिरकार यदि वह उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे तो वह जानते थे कि वास्तव में क्या होगा। यही सही है, म्यू यक्सी ने कहा। युवा सर छोटू, आपको निश्चित रूप से इसे एक शॉट देना चाहिए। आपके अद्भुत भाग्य को देखते हुए मैं कहूंगा कि आप निश्चित रूप से सफल होंगे। जाहिर है वह हर चीज में अपने माता पिता का पक्ष लेने जा रही थी। उसके लिए छोटू एक प्यादे के अलावा कुछ नहीं था। उस स्थिति में मैं अपना जीवन आपके हाथों में दूंगा, उन्होंने कहा। बेशक उन्होंने बहुत पहले ही निर्णय ले लिया था और जानबूझकर इच्छानुसार काम कर रहे थे।
म्यू रेनलांग हार्दिक रूप से हंसे। उन्होंने कहा, आप वास्तव में स्पष्ट और सीधे हैं प्रिय भतीजे। चिंता मत करो, थोड़ी देर में तुम ग्रेट नेक्रोपोलिस के उत्तराधिकारी भी बन जाओगे। अब तुम वो ईश्वर शक्ति का बीज बाहर क्यों नहीं लाते जो तुमने हासिल किया था? अपने दिल में छोटू ठंड से खिलखिला रहा था। भाड़ में जाओ, उसने सोचा। ये आदमी वास्तव में कंजूस है। यदि उसने इतने सारे उत्तराधिकारियों को मार डाला तो वह ईश्वर शक्ति का बीज क्यों नहीं प्रदान कर सकता? इसके बजाय वह मुझसे अपना स्वयं का उपयोग करने के लिए कहता है। म्यू रेनवांग ने फ्लावर सीजिंग मरॉडर था गॉड पावर बीज लिया और उसका बारीकी से निरीक्षण किया। एक उत्कृष्ट ईश्वर शक्ति बीज। फ्लावर सीजिंग मरॉडर ने 2 अन्य उत्तराधिकारियों को मार डाला, जिससे उसका बीज विशेष रूप से बड़ा हो गया। बहुत अच्छा, शुरू करने का समय है। हमारी ये दिव्य क्षमता दैत्यों को भगा सकती है, दुष्टों को कुचल सकती है और बुराई का नाश कर सकती है। विरासत से जुड़ने पर हम नीच ऊर्जा को निकाल देंगे। चलो शुरू करते हैं, सुशिन ने प्रतिध्वनित किया। प्रिय भतीजे, कृपया अपनी वास्तविक ऊर्जा ईश्वर शक्ति बीज में डालें। जी महाशय, छोटू ने आदरपूर्वक उत्तर दिया और तुरंत पालन किया। जैसे ही उसकी वास्तविक ऊर्जा बीज में प्रवेश करती है, वह हवा में उड़ गई और पत्थर के रंग की रोशनी से स्पंदित होने लगी। रोशनी तुरंत वास्तविक ऊर्जा के माध्यम से छोटू में वापस प्रवाहित हुई, मानो वह जांच रही हो। ईश्वर शक्ति के बीज भयानक रूप से शक्तिशाली थे और जो कोई भी उन्हें गलत तरीके से आत्मसात करने की कोशिश करता, वह आसानी से विस्फोट हो सकता था या पत्थर में बदल सकता था। लेकिन म्यू रेनवांग और सुशिन के पास वास्तव में इस स्थिति से निपटने के लिए एक विशेष तकनीक थी, गड़गड़ाहट। छोटू ने अचानक महसूस किया कि उसमें पत्थर पर पत्थर घिसने जैसी आवाज भर गई है, जैसे कि पत्थर जैसी वास्तविक ऊर्जा उसके अंदर प्रवेश की हो, उसके शरीर को पत्थर की परत दर परत में लपेट दिया हो। प्रिय भतीजे, जल्द से जल्द ईश्वर शक्ति की महत्वपूर्ण ऊर्जा को अवशोषित करें, इसे अपने मेरिडियन में भेजें। लेकिन वरिष्ठ जनों, अगर वह ऊर्जा मुझ में प्रवेश करती है तो मैं पत्थर में बदल जाऊंगा। मैं केवल एक मूर्ति से अधिक कुछ नहीं रहूंगा। बकवास काटो, सुशिन ने भौंका। उन्होंने कहा, हम निश्चित रूप से स्थिति को संभाल सकते हैं। बकबक करने का समय नहीं है। उस ऊर्जा को अवशोषित करो। हत्या का इरादा उनकी सुंदर आंखों में चमक रहा था जब उन्होंने अपनी हथेली बाहर निकाली और छोटू के चारों ओर चट्टान की परतों पर प्रहार करने के लिए कुछ अज्ञात तकनीक का उपयोग किया। तुरंत पत्थर का खोल टूट गया और वास्तविक ऊर्जा बन गई जो छोटू में उड़ेली। हालांकि इसके परिणाम स्वरूप ऐसा लग रहा था कि उसकी त्वचा, मांस और रक्त पत्थर में बदलने वाले थे। चेहरा गिरते हुए उन्होंने कहा, वरिष्ठ जनों, मैं। उनके गले के पत्थर में बदलने के कारण उनकी आवाज पत्थर के विरुद्ध पत्थर घिसते जैसी लग रही थी। आपका शरीर मजबूत है, म्यू येक्सी ने कहा। आप पत्थर में बदलने के बाद भी बात कर सकते हैं। उत्कृष्ट संविधान। माता पिता, याद रखें कि जिन अन्य लोगों पर हमने प्रयोग किए थे, उनमें से अधिकांश लगभग तुरंत पत्थर में बदल गए थे। यहां तक कि उनकी आत्माएं भी गायब हो गई थी। यह देखते हुए कि छोटू कितना मजबूत है, हम निश्चित रूप से अगले चरण की ओर बढ़ सकते हैं। ठीक है, यह स्वाभाविक है, म्यू रेनवांग ने कहा। यदि वह सफल नहीं हुआ तो वह बस इस कारण के लिए मर जाएगा। छोटू, जल्दी से जल्दी अपनी वास्तविक लॉ को अपने डेंटियन क्षेत्र में भेजें। इसका उपयोग ग्रेट नेक्रोपोलिस के पत्थर की शक्ति को अवशोषित करने के लिए करें और साथ ही साथ चेतना से चिपके रहें। आपकी सफलता का स्तर यह तय करेगा कि यह चीजें कैसे समाप्त होती हैं। एक पल में सुशिन और मैं ईश्वर शक्ति के बीज को शुद्ध करने के लिए अपनी असीम ऊर्जा कलाओं का उपयोग करेंगे। जब तक आप जागते रह सकते हैं, तब तक आप जीवित रहेंगे। उन्हें उससे किसी आग्रह की आवश्यकता नहीं थी, वह पहले से ही यह ठीक वैसा ही कर रहे थे। वर्षों पहले उन्होंने कैदी गहन वीरता के साथ बहुत शोध किया और ग्रेट नेक्रोपोलिस की ईश्वर शक्ति को तोड़ने के लिए इंपीरियल हेवन प्री बिगिनिंग प्रणालियों का उपयोग किया, जिससे उसकी इच्छा टूट गई। हालांकि वह पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया था, लेकिन उसने ग्रेट नेक्रोपोलिस का विरोध करने में मूल्यवान अनुभव प्राप्त किया था। बेशक वह मूर्खतापूर्वक यह नहीं बताएगा कि वह क्या कर सकता है। फिर भी उसने जो थोड़ा बहुत किया, उसने म्यू रेनवांग और सुशिन को आश्चर्यचकित कर दिया। यहां तक कि जिन विशिष्ट अभ्यर्थियों पर उन्होंने प्रयोग किया था, वे भी लगभग तुरंत डर गए थे। ऐसा तब हुआ जब किसी ने ग्रेट नेक्रोपोलिस की महिमा को चुनौती दी। जैसे जैसे छोटू ने ग्रेट नेक्रोपोलिस की भयानक शक्ति को तोड़ा और अपनी वास्तविक ऊर्जा से अपनी रक्षा की, उसका ज्ञान बढ़ा। अचानक उन्हें अपने परफेक्ट गॉड आर्ट की नई समझ प्राप्त हुई। जब कोई एकाग्र होता है और कड़ी मेहनत करता है, तो सौभाग्य निश्चित रूप से पीछा करता है। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि ग्रेट नेक्रोपोलिस वास्तव में एक बुलबुले की तरह संरचित था। जाहिर है, इसका मतलब था कि यह परफेक्ट गॉड आर्ट के अनुरूप था। ग्रेट नेक्रोपोलिस में ईश्वर शक्ति बनी और उसके मेरिडियन धीरे धीरे पत्थर में बदल रहे थे। लेकिन जैसे जैसे वे ईश्वर शक्ति को आत्मसात कर रहे थे, उन्हें ग्रेट नेक्रोपोलिस और परफेक्ट गॉड आर्ट दोनों के बारे में अधिक से अधिक सच्चाई का एहसास हुआ। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से ग्रेट नेक्रोपोलिस की संरचना उसके मस्तिष्क में स्पष्ट और स्पष्ट हो गई, जिससे यह अधिक से अधिक स्पष्ट हो गया कि यह एक बुलबुले की तरह था।
सच कहा जाए तो परफेक्ट गॉड आर्ट की उनकी पिछली महारत इतनी महत्वहीन थी कि लगभग ऐसा लगता था कि वे उसका उपयोग नहीं कर सकते थे। यह केवल गड़गड़ाहट द्वारा बनाए गए बुलबुले की संरचना का अध्ययन करके ही था कि उन्होंने थोड़ी सी प्रगति की थी। लेकिन अभी वे सोच रहे थे कि उनके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ कि ग्रेट नेक्रोपोलिस एक बुलबुले की तरह है, और यदि यह एक बुलबुला है तो अंत में यह कितना मजबूत है। ग्रेट नेक्रोपोलिस ने अमर दुनिया को बाहर निकाला और वह ग्रेट नेक्रोपोलिस को बाहर निकाल सकता है। ग्रेट नेक्रोपोलिस मनार्क वर्ल्ड्स चार्ट से अधिक मजबूत था और इसका उपयोग देवताओं के लिए प्राचीन मार्ग को अवरुद्ध करने के लिए किया गया था। यदि छोटू ग्रेट नेक्रोपोलिस के साथ परफेक्ट गॉड आर्ट बुलबुले को जोड़ सकता है तो वह इस खतरनाक बाधा को पार कर सकता है। बेशक उन्होंने इसे खुलकर नहीं बताया, इसके बजाय उन्होंने महसूस किया कि वह ईश्वर शक्ति की आक्रामक शक्ति से निपटने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और धीरे धीरे ग्रेट नेक्रोपोलिस के समान ही पत्थर में बदल रहे हैं। जल्द ही उसकी त्वचा पत्थर हो गई, फिर उसके बाल और फिर उसकी आंखें भी।